नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो ये +1 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत से उसका लेक्चर नंबर ये 9 है। तो ऑलरेडी हम 8 लेक्चर अब इससे संबंधित लेक्चर से चैप्टर से संबंधित कर चुके हैं। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हथियारों के बारे में, उसके बनाने की शैली और कला के बारे में हमने सीखा था। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से हम भाषा और कला के माध्यम से किस तरीके से वो अपना कम्युनिकेशन था, बातचीत था, आदि मानव के समाज के अंदर किस तरीके से उनका वर्णन है वो किया जाता था। बिना भाषा और कला के बारे में जाने हम उस सभ्यता के बारे में उसको पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक सा प्राणी है जिसके पास भाषा है। अगर प्राणियों के रूप में देखा जाए तो सिर्फ भाषा के रूप में प्राणियों में सिर्फ जो मानव है, मानव इंसान के अंदर ही भाषा पाई जाती है। भाषा के विचार पर कई प्रकार के मत है। होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन है वो माना जाता था। यानी कि होमोनिड के अगर सबसे पहले प्राचीन समय के अंदर अगर उनका माना जाता है तो शायद वो भाषा का विकास उस समय के अंदर नहीं हुआ था, और वो हाथों को हिलाने और संचालन के माध्यम से ही अपना जो कम्युनिकेशन था या अपनी बात को वो कह पाते थे। दूसरा, उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। क्या उस समय के भाषा से ज्ञान से पहले जो गाना गुनगुना या मौखिक बोलना या अशाब्दिक बिना शब्दों के जो कम्युनिकेशन का वो जो प्रचार प्रसार है वो होता था? इतिहासकारों के बारे में इस मामले में कुछ थ्योरी है वो दी गई है, किस तरीके से वो अपना प्रचलन है वो करते थे। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आहान या बुलावे की क्रिया से हुआ, जैसा कि वन मानरों में देखा है वो जाता है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाणी का जो प्रयोग है लगभग या तो किसी को बुलाने के लिए या बुलावे की आह्वान की क्रिया के ऊपर हुआ था। जैसे लगभग हम हमारे मानव जीवन के अंदर अब देखा जाता है तो संभवतः हम भाषा का प्रयोग किस लिए करते हैं, या तो कोई हमें बुलाता है या हम किसी को बुलाते हैं, तो आह्वान करने की क्रिया के रूप में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। संभवतः अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा का रूप है वो विकसित होने लगी। यानी कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर शुरुआती दौर में जब देखा जाता है जिस तरीके से, तो शायद हो सकता है कम ध्वनियों का प्रयोग है वो किया जाता हो, और बिना ध्वनियों के हम प्रयोग किए कोई भाषा का प्रयोग है वो नहीं कर सकते। तो जैसे कोई ना कोई जो ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वो भाषा चलने के बाद उसका विकसित रूप है वो होती चलेगी। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तब उसका जो डेवलपमेंट, जब विकास है वो धीरे धीरे आगे चलकर उत्पन्न है वो होता है। तो ठीक इसी तरीके से भाषा के विकास के बारे में जब हम देखते हैं तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो ध्वनियों के रूप में हुआ होगा, और फिर ये वाली ध्वनियाँ थी वो भाषा के रूप में प्रचलित है वो हुई होंगी। तो उच्चलित बोली उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो बोली जाने वाली भाषा थी उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, किस वजह से हुई थी, किन कारणों से हुई थी, किस प्रकार से हुई थी? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। जब हम आदि समाज सभ्यता के बारे में जब हमने पढ़ा था तो होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं रही हुई, क्योंकि वो आदि समाज के समय के अंदर उनका जो मस्तिष्क का जो विकास था वो कुछ ऐसी विशेषताएं उसमें पाई जाती थी। तो शायद होमो हेबिलिस के माध्यम से ही कुछ ऐसी जो प्रवृत्ति थी, उसकी बोलने की जो प्रवृत्ति थी उनमें पैदा हुई होगी। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ होगा। यानी कि अगर भाषा के विकास के संदर्भ में अगर माना जाता है तो लगभग 20 लाख वर्ष पहले इसकी स्थापना है वो हुई होगी। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। अब इसी के अंतर्गत ये आ जाता है कि जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ है, ठीक उसी तरीके से जो बोलने की जो क्रिया थी उसकी
जो सुर और स्वर थे उसका विकास भी इतना महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस संबंध में खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा होगा। जब स्वर तंत्र की जब बात आती है तो इसके डेवलपमेंट के बारे में लगभग 2 लाख वर्ष पहले का जो विकास के बारे में माना, इसके बारे में अंदाजा वो लगाया जाता है इतिहासकारों के बारे में, क्योंकि जब इसका संबंध है वो कहीं ना कहीं आधुनिक मानव के साथ है वो माना जाता है, क्योंकि बिना स्वर तंत्र के जो विकास है वो जिस तरीके से मानव सभ्यता के अंदर मानव आधुनिक मानवता का विकास हुआ होगा, उसी तरीके से इस भाषा के विकास के तहत उन्होंने अपना डेवलपमेंट है वो किया होगा। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित है वो हुई होगी। अब एक दूसरा सुझाव ये आ जाता है कि शायद भाषा और कला के साथ जो भाषा थी वो कला के साथ साथ लगभग इसका जो डेवलपमेंट है वो 40,000 से लेकर 35,000 के आसपास साल पहले हुआ होगा। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार व्यक्ति के माध्यम माने जाते हैं, यानी कि दोनों का कहीं ना कहीं विचार वो घनिष्ठ रूप से माना जा सकता है। भाषा और कला के रूप में दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है और दोनों का ही कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी विचार अभिव्यक्ति करने के लिए माध्यम है वो माना जा सकता है। यानी कि या तो हम बोल कर या हम कला के द्वारा कोई बात है वो कह सकते हैं। जैसा कि नीचे पिक्चर की अगर आप इस अल्टामेरा गुफा चित्र के माध्यम से एक एग्जांपल दिया गया है कि हम किस तरीके से इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो जो बैल का एक चित्र बनाया गया है। तो बड़ा एक टिपिकली सा ये जो पिक्चर था जिसकी खोजबीन या जिसके बारे में कुछ पता लगा था उसके बारे में बताया गया। अल्टामेरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामेरा की गुफा की छत पर बने चित्रकारियों की ओर से मार्सेलिनो सेंस दी सऊतुलोवा का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। यानी कि इसके बारे में स्पेन में बनी हुई एक कला के बारे में बताया गया है कि जिसके बारे में जो गुफा के अंदर एक बनी हुई चित्रकारी थी और उसके अंदर जो एक चित्रकार थे जिसके अंदर मार्सिलोवा सेंस दी सऊतुओला उसकी बेटी थी मारिया, तो उन्होंने नवंबर 1879 के अंदर इसके बारे में ध्यान है वो दिलाया था। मार्सिलोवा एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातात्विक थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी। तो वो आपस में क्या कर रहे थे कि बच्ची वो दौड़ रही थी और वो पुरातात्विक ही थे। कौन? मार्सिलिनो। जबकि उनके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई वो कर रहे थे। तो वो मार्सिलिनो थे वो क्या कर रहे थे, फर्श की खुदाई कर रहे थे। और जो मारिया थी जो लड़की उसकी, तो वो क्या कर रही थी, वो इधर उधर खेल रही थी। अचानक मारिया की छत पर पड़ी, चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। ये साइड में आप देख सकते हो बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो एक बैल की चित्र वो दिखाई दी। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में टाल दिया। शायद हो सकता है कि बेटी ने जब बताया कि एक बैल है तो उन्होंने देखा, शायद तो नीचे उन्होंने देखा होगा। परंतु तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच एक चित्रकारी बनी हुई है जिसमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई का इस्तेमाल वो किया गया है। और ये जो बैल बनाया गया था इसके अंदर किसी चित्रकारी का नहीं, किसी पेस्ट का, किसी लेई एक केमिकल टाइप का प्रयोग है वो किया गया था। फिर तो उनका मन उमंग से भर उठा कि वह अतप्रद हो गया कि अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातात्विकों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारी इतनी जल्दी ज़्यादा अच्छी है, ये कितनी प्राचीन नहीं हो सकती। यानी कि जो ये चित्रकारी बनाई गई थी इनकी प्राचीनता के बारे में जो जितने भी पुरातात्विक इतिहासकार थे उन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन चिन्ह लगाया था। यानी कि जिस तरीके से इसको पिक्चराइजेशन किया गया था, इसकी जो पिक्चर बनाई गई थी, तो ये प्राचीन नहीं मानी थी। उन्होंने, इतिहासकारों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि कहीं ना कहीं प्राचीन रूप से इस चित्र को बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये तो नई तकनीकी या ये बिल्कुल वर्तमान समय की मानी जा सकती थी। इसके बारे में कुछ जो हस्तप्रद जो घटनाक्रम था वो रहा था। तो ये स्पेन के अंदर जो ये चित्रकारी थी वो मानी गई थी। फ्रांस में स्थित लेस्कांस और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामेरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ वो पाई गई है जो लगभग 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई थी। अभी चित्रकारों से संबंधित और भाषा से संबंधित जब बात आती है तो फ्रांस के अंदर लेस्क्रास और शोवे नाम की जो गुफा है, और स्पेन के अंदर अल्टामेरा जो पहले हमने इसके बारे में जो बता चुके हैं, ऊपर जो वर्णन कर चुके हैं, जिसमें बैल के अंदर ये चित्रकारी पाई गई थी।
तो ये लगभग चित्रकारियाँ थी, लगभग 30,000 साल से लेकर 12,000 साल के बीच बीच इनकी जो अनुमानित आयु है, जो उम्र है, वो पाई गई है। इनमें घोड़े, गोरे घोड़े, साकीन, हिरणों, मेमेथोनों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्गा और उल्लुओं के चित्र वो शामिल किए गए हैं। जो फ्रांस और स्पेन के अंदर ये चित्र पाए गए, उसके अंदर घोड़ों, बैलों, तेंदुओं, भालुओं, शेरों आदि अनेक जो जंगली जानवर हैं, उनके विशाल प्रकार के जो चित्र है, इन भाषा शैली के अंतर्गत इतिहासकारों को पाए गए हैं। इन चित्रों पे जितने उत्तर नहीं दिए गए थे, उनमें से कई अधिक प्रश्न उठाए गए थे। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है। इसके बारे में कई बार इतिहासकारों ने इसके ऊपर जो क्वेश्चन चिन्ह है वो लगाए गए हैं, क्योंकि कुछ गुफाओं के अंदर कई जगह कई ऐसी जगह जहाँ चित्र बनाए गए, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ चित्रकारी की नहीं गई है। तो इस इतिहास इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब चित्रकारी की जाती तो शायद हो सकता है वो सभी जगह पर बनाई जाती। कुछ दीवारों को खाली छोड़ने का जो अर्थ है वो किस वजह से उन्होंने लगाया है। कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं। पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूह में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों बनाया गया है। यानी कि जो ये चित्र बनाए गए, इतिहासकारों के बारे में अलग अलग जो विचारधारा दी गई है। यानी कि जो खास जानवर के चित्र ही क्यों बनाए गए हैं, दूसरे जानवर के जो जंगली जानवर उनके चित्र क्यों नहीं बनाए गए। इसके अलावा पुरुषों के जितने भी जो चित्र बनाए वो अलग अलग समूह के अंदर बनाए गए, जबकि स्त्रियों के चित्र बनाए गए वो समूह के अंदर ही बनाए गए हैं। तो इस थ्योरी को मानने के लिए जो इतिहासकार है वो सहमत है, वो नहीं है। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी भी और क्यों नहीं। यानी कि जितने भी पुरुषों को जो चित्रकारी की गई है उनको तो कहीं ना कहीं पशुओं के साथ उनकी चित्रकारी बनाई गई है, लेकिन स्त्रियों की कभी भी कहीं भी किसी जानवर के साथ चित्रकारी है वो नहीं की गई है। जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों को क्यों चित्रित किया गया जहां आवाज़ अच्छी तरह से पहुंचती थी। यानी कि जानवरों के समूह के बीच में उन गुफाओं के उस भागों के अंदर चित्रित किया गया जहां आवाज़ है, जो गुफा के अंदर साउंड है, वो अच्छी तरह से पहुंच सकती थी। तो इसका क्या माना जा सकता है, किस वजह से इसको इंडिकेट है जो चित्रित है वो किया गया है। इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है कि चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी है वो हुई होगी। यानी जितने भी ये जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, तो पहले जो आदि मानव के अंदर क्या था, शिकार करने की जो प्रक्रिया होने की वजह से ही इनकी जो चित्रकारियों का जो रस्म रिवाजों की वजह से शायद इनको कहीं ना कहीं जो डेलीगेट है या कनेक्टेड है वो किया जाता है। शायद हो सकता है कोई ना कोई धार्मिक क्रिया रही हो, वो जादू टोने करते हो, इसकी वजह से ही जो जितने भी ये जंगली जानवर थे उनकी क्रियाओं या चित्रकारियाँ वो खास किस्म से की गई थी। तो कुछ उनकी रस्म रिवाज आदि मानव की हो सकती है। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी, ऐसी अदा करने से शिकारी करने में सफलता मिले। यानी कि इस करने की वजह से क्या हो सकता था, जिसको जो भी अपना शिकार कर सकते थे उसकी जो रस्म रिवाज की जो क्रिया थी उसको पूर्ण कर सकते थे। तो शायद ये कहीं ना कहीं उसका रिलेटेड है, वो माना जा सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि शायद यदि गुफाएं संगम स्थल की थी जहाँ लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप है वो करते थे। यानी कि इसके अलावा जो दूसरा कारण ये माना जा सकता है कि ये गुफाएं थी वो कहीं ना कहीं संगम स्थल थे। लोग छोटे छोटे समूह के अंदर मिलते थे, इकट्ठे होते थे, सामूहिक क्रियाकलाप की जितनी भी गतिविधियाँ थी, चाहे वो विवाह, शादी समारोह, शोक, संदेह, कुछ भी जो कार्यप्रणाली अपनाते रहे, जो उनकी सामाजिक समावेश के कारण उनका कहीं ना कहीं इसका जो सामूहिक क्रियाकलाप था वो किसी न किसी वजह से कि यहाँ संपन्न है वो करवाए जाते होंगे। हो सकता है कि वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों अथवा शिकार के तरीकों तथा तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों, और ये चित्रकारी आगे आने वाले पीढ़ियों को इन तकनीकों के माध्यम से जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। यानी कि पहले के उस समय की जो प्राचीन समय के अंदर जो जितने भी जो लोग थे वो चित्रकारी का जो कार्य करते थे, शिकार करते थे, शायद वो इस बनाने की जो विधि के माध्यम से जो तकनीकी जो अपनाई जाती थी, शिकार करने के जो तरीके और तकनीकी जो अपनाई जाती थी, उस पर वो चर्चा करते आपस में कि हमने किन तकनीकों और जानकारियों के माध्यम से हमने जो शिकार करने की जो प्रक्रिया वो अपनानी है। और इनको करने का मतलब शायद हो सकता है कि वो इन चित्रकारियों के माध्यम से कुछ आगाह करने वाले हों या अपने जो आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से वो कुछ जानवरों के बारे में संदेश देना चाहते हो, कुछ शिक्षित करना चाहते हो, उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हो, या जो जानवर
मारने योग्य है या नहीं मारने योग्य है, जो पूजनीय है, कुछ ऐसा उनका शायद कुछ परंपरागत उनकी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो रही होगी। तो इसके बारे में जो इतिहासकार है वो इसके बारे में कुछ अलग अलग थ्योरी है वो देते हैं कि शायद किसी न किसी वजह से वो इन बातों के माध्यम से कोई न कोई जो संदेश है वो दे सकते थे। आदिकालीन समाजों के बारे में जो ऊपर विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक पर साक्ष्य पर आधारित है, यानी कि जो भी हमें प्रमाण दिए गए ऊपर लिखित दिए गए हैं उसके माध्यम से जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो अलग अलग साक्ष्य के आधार पर इनका वर्णन है वो अलग अलग तरीक़ों से माध्यम से इनका वर्णन है वो किया गया है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी जानकारियाँ दी गई काफ़ी ऐसी जानकारियाँ हैं जो उनके कला और साहित्य और भाषा के बारे में अभी भी काफ़ी ऐसा जो ज्ञान है वो बचा हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। जैसा कि वर्तमान स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि आज भी शिकार करने वाले और अन्य खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करने वाले, उसको मांग कर या बंटोर को उसका प्रयोग करने वाले आज भी ऐसी कई समाज और धार्मिक समूह या ऐसी जो जातियाँ हैं जो आज भी इनका प्रयोग है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन के पुराने समाजों के बारे में कुछ जानना सीखा जा सकता है? इस प्रश्न के लिए हम अगले भाग में चर्चा वो करेंगे। यानी कि आज जो शिकारी और जितने भी संग्राहक हैं जो भोजन या कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं उनके पुराने समाज की तुलना में अगर आज के समाज के शिकारी संग्राहकों को कुछ सीखा जा सकता है, कुछ उनमें समानता देखी जा सकती है, तो इसके बारे में जो आगे का जो इसके भाग है वो उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया, जिसके अंदर अफ्रीका के अंदर या एशिया के अंदर किस तरीके से जो शिकारी होते थे, संग्राहक होते थे, वो अपना प्रारंभिक संपर्क वो किस तरीके से बनाते थे। तो इसके बारे में जो डिस्कशन होगा वो हमारे अगले वीडियो के अगले लेक्चर में होगा। लेकिन आज के लिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको अगर मैं कुछ एक जानकारी वो आपके लिए साझा करना चाहूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इससे दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद दीपक को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन के लिए अगर आपको वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा आप +1 की जो भी हिस्ट्री के अलावा जो पॉलिटिकल के जो भी आपकी बुक है उसकी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि मैंने लेक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो मैंने लेक्चर है वो बनाए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।